कल हमने आपको वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमने आपको न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में बताया था। और कल हमने बोला था आपको कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो था वह आपको 1675 में दिया गया था, लेकिन लगभग 175 साल के बाद जो है उनका कणिका सिद्धांत जो था अमान्य घोषित किया गया था। वह कणिका सिद्धांत किन कारणों से अमान्य घोषित किया गया, आज उसके बारे में आपको बताना है। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में लोगों को बतलाया गया कि जिन चीज़ों से प्रकाश निकलता है उसके द्रव्यमान में जो होती है निरंतर कमी आती है, लेकिन आगे चल करके जब उसके बारे में स्टडी किया गया तो देखा गया कि नहीं, प्रकाश के उत्सर्जन से द्रव्यमान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो सूर्य जो है करोड़ों वर्षों से प्रकाश दे रहा है, यदि प्रकाश के उत्सर्जन से द्रव्यमान में कमी आती तो आज सूर्य के द्रव्यमान में किसी प्रकार का कमी आता, लेकिन जितना उसका द्रव्यमान पहले था आज भी इसका द्रव्यमान उतना ही है। इसका मतलब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको प्रकाश के उत्सर्जन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उनका जो पहला जो कणिका सिद्धांत था वह इस कारण से क्या हो गया, अमान्य घोषित हुआ। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में लोगों को बतलाया गया कि प्रकाश का जो चाल होता है वह आपको सघन माध्यम में अधिक होता है और विरल माध्यम में कम होता है। यह न्यूटन का कणिका सिद्धांत है जो लगभग 175 साल तक लोग यही पढ़ते रह गए कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह अधिक होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। लेकिन आपको 1850 ईस्वी के पास 1850 ईस्वी के आसपास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोको। जब उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, कहा कि नहीं, यह सरासर जो है यह गलत है, प्रकाश की चाल जो है वह विरल माध्यम में अधिक होता है और सघन माध्यम में कम होता है। और यही बात लगभग 175 साल तक, क्योंकि उन्होंने अपना जो कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था वह आपको 1675 में दिए थे और 1850 में जाकर के इनका कणिका सिद्धांत क्या हुआ, गलत हो गया। यानी 175 साल तक लोग यही पढ़ते रह गए कि आपको सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, विरल में कम होता है। इसे सुधारने का काम किए थे फोको साहब ने, कहा कि नहीं, प्रकाश की चाल जो अधिक होती है वह विरल माध्यम में अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह कम होती है। इस प्रकार से उनका दूसरा भी जो था कणिका सिद्धांत जो था वह गलत हो गया। तीसरा, उन्होंने कहा था कि प्रकाश का जो वेग होता है वह आपको डिपेंड करता है किस पर, तो स्रोत के ताप पर। यानी जहां से लाइट निकल रहा है अगर स्रोत का ताप ज्यादा है तो जितना ताप ज्यादा होगा प्रकाश का वेग उतना ही ज्यादा होगा। या भी उनका सिद्धांत आगे चल करके गलत हो गया। कहा कि नहीं, कि आपका जो प्रकाश का वेग जो होता है वह स्रोत के ताप पर कभी डिपेंड नहीं करता है, वह डिपेंड करता है किस पर, वह डिपेंड करता है माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इस प्रकार से उनका जो था तीसरा भी जो था वह कणिका सिद्धांत क्या था, गलत हो गया। फिर उन्होंने चौथा बात कहा था कि जितने भी प्रकार के प्रकाश की घटनाएं हैं, चाहे प्रकाश का प्रवर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, प्रकाश का व्यतिकरण हो, प्रकाश का विवर्तन हो, प्रकाश का ध्रुवन हो, ये टोटल का टोटल घटनाएं जो है वह मेरा कणिका सिद्धांत का पालन करता है। लेकिन आगे चल करके जब प्रकाश के बारे में स्टडी किया गया तो क्या देखा गया कि नहीं, प्रकाश की बहुत सी घटनाएं ऐसी है, प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवन है, ये सब कई प्रकार की घटनाएं ऐसी है जो कि आपको कणिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है। यानी इन सभी कारणों से क्या किया गया, इन सभी कारणों के कारण न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया। अब जब न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य घोषित किया गया तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य घोषित किया गया था कब, जब फोको ने उस पर क्या किया, स्टडी किया था तब। लेकिन 1675 में दिए थे न्यूटन अपना कणिका सिद्धांत दिए थे,
लेकिन और 1678 में दिए थे हमारे कौन, हाइगन साहब। 3 साल के दरमियान में एक और सिद्धांत दिया हमारे, किसने, हाइगन साहब ने दिया। लेकिन न्यूटन का जो था अपना वर्चस्व था, उनका जो था लोगों के प्रति, जो लोग थे न्यूटन के प्रति ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए हाइगन के तरंग सिद्धांत को कहता है क्या, इस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं गया, जिन कारणों से इनका नाम जो है, जिन कारणों से इनका सिद्धांत जो है बहुत आगे चलकर इसके बारे में स्टडी किया गया। जब फोको ने इनके सिद्धांत को गलत किया तब लोग इसके इस सिद्धांत के प्रति इसको देखे कि सिद्धांत में क्या बताया गया था। तो हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में लोगों को बतलाया कि प्रकाश जो है वह एक जो है, प्रकाश जो है पुंज नहीं है, वह जो है प्रकाश आपका तरंग के रूप में गमन करता है। जो आप पढ़ते हैं कि आप प्रकाश एक तरंग है, वह हमारा हाइगन साहब का देन था। लेकिन हाइगन ने भी अपने थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, इसको सही करने के लिए कुछ मनगढ़ंत बातों को बतलाया। यहाँ सीखना कि क्या क्या सी बात थी। तो इस सिद्धांत को समझ बोर्ड पर लिख दिया हमें सुविधा के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों का एक पुंज नहीं है, वह क्या आपको है, एक तरंग बतलाया गया। और तरंग का प्रत्येक बिंदु जो है, एवरी पॉइंट जो है, वह आपका एक डिस्टर्बेंस का काम करता है, एक विक्षोभ का काम करता है, जिसके कारण से आपका जो है प्रकाश सभी दिशाओं में क्या करता है, गमन करता है। यह हमारा हाइगन का तरंग सिद्धांत था। और इस सिद्धांत से हमें कुछ प्राप्त भी हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से पहले हम पढ़ते थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन जब उन्होंने सिद्धांत दिया तो वहाँ से सीखा हमने कि प्रकाश जो है वह तरंग के रूप में आगे की ओर क्या करता है, गमन करता है, संचरण करता है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में लोगों को बतलाया गया था कि प्रकाश का रंग जो भिन्न भिन्न होता है वह कणिकाओं के आकार के कारण होता है, जिसे हाइगन ने कहा कि नहीं, प्रकाश का रंग जो होता है वह डिपेंड करता है किस पर, उसके वेवलेंथ पर। यानी सभी रंगों के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका रंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो तरंगे होते हैं वह स्रोत से निकल करके, यानी किसी लाइट सोर्स से निकल करके क्या होता है, वह आगे की ओर बढ़ता है। तो ये हमें जो था उनके सिद्धांत से हमको प्राप्त होता है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछता है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत को लिखें या हाइगन के तरंग सिद्धांत की मुख्य बातों को लिखें। तो मुख्य सिद्धांत कहेगा तो यहाँ से लिखना है, मुख्य बात कहेगा तो यहाँ से लिखना है। जिस प्रकार से न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया, आगे चल करके हाइगन के तरंग सिद्धांत को भी अमान्य घोषित किया गया। वह कौन कौन सा कारण है जिसके कारण से हाइगन के तरंग सिद्धांत को भी अमान्य घोषित किया गया, तो समझना है। सबसे पहला बात था कि हाइगन ने जो है वह प्रकाश को जो कहा कि प्रकाश जो है वह निर्वात में गमन करता है, लेकिन निर्वात में गमन करने का कारण उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्मांड में कहा पर्याप्त मात्रा में ईथर है। यानी उन्होंने बताया कि निर्वात में प्रकाश का गमन का जो कारण होता है वह ब्रह्मांड में ईथर का कण है। यानी ईथर के कण जो है उसका प्रत्यास्थता अधिक है और घनत्व कम है, जिसके कारण से जो है प्रकाश जो है वह निर्वात में गमन करता है। लेकिन जब आगे चल करके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था माइकलसन मार्ले। जब माइकलसन मार्ले ने जब प्रकाश के बारे में स्टडी किया तो क्या देखा कि नहीं, ब्रह्मांड में किसी प्रकार का ईथर का कण नहीं है। यानी ईथर का कण नहीं है, इसका मतलब था कि हाइगन का जो पहला सिद्धांत था वह अमान्य हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने पहले सिद्धांत में कहा कि निर्वात में जो प्रकाश गमन करता है, गमन करने का कारण क्या है, हमारे ब्रह्मांड में क्या है, ईथर के कण है। लेकिन जब माइकलसन मार्ले ने ब्रह्मांड का स्टडी किया तो देखा क्या कि नहीं, हमारे ब्रह्मांड में किसी प्रकार का जो है ईथर का कण नहीं है। अगर ईथर का कण होता तो ग्रहों की चाल पर प्रभाव पड़ता। इस प्रकार का किसी प्रकार का घटना देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि अमन गलत बात है। इस कारण से क्या किया गया कि हाइगन के तरंग सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया, पहला कारण था। दूसरा कारण था कि हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में लोगों को बतलाया
कि जिस प्रकार से ध्वनि जो है, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता होती है, ध्वनि जो है ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के गमन करने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी प्रकाश जो है बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकता है। लेकिन आगे चल करके देखा गया था कि प्रकाश क्या हमारा निर्वात में भी गमन करता है। यानी इन सब कारणों से क्या किया गया, इनके कनिका सिद्धांत को भी अमान्य घोषित किया गया। तीसरा जो कारण था, तीसरा यहाँ नहीं लिख करके तीसरा पे यहाँ लिखा हमने। तीसरा जो कारण था वह हाइगन का जो तरंग सिद्धांत था वह किस कारण से किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है वह ध्वनि की तरह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यानी जिस प्रकार से ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश भी जो हमारा एक अनुदैर्घ्य तरंग है। समझना है बात को, क्योंकि तब तक ध्वनि के बारे में बहुत कुछ स्टडी हो चुका था। तो ध्वनि जो था एक अनुदैर्घ्य तरंग था। तो वहाँ से हाइगन साहब ने कहा कि जिस प्रकार से ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता भी पड़ती है। और ध्वनि जिस प्रकार से एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक उसी प्रकार से हमारा प्रकाश भी जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन आगे चल करके दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है यंग और फ्रेनेल। यंग और फ्रेनेल ने जब प्रयोग करके देखा तो कहा कि नहीं, कि प्रकाश जो है वह एक अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसे बताने का श्रेय जो है वह यंग और फ्रेनेल महोदय को जाता है, क्योंकि यंग और फ्रेनेल ने ही अपने प्रयोग से बताया कि नहीं, कि प्रकाश जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, वह हमारा एक अनुप्रस्थ तरंग है। और चौथी बात, जिस प्रकार से न्यूटन का कनिका सिद्धांत प्रकाश की विभिन्न घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक उसी प्रकार से हाइगन का जो तरंग सिद्धांत था, हाइगन की तरंग सिद्धांत में जो प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का जो अपवर्तन था, वह प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का व्याख्या तो किया, लेकिन विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो था, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, ये सब घटनाओं का क्या है व्याख्या नहीं कर सका। यही सब कारण था जिन कारणों से क्या किया गया, हाइगन के तरंग सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया। इसके आगे आपको पढ़ना है कि मैक्सवेल का जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का नियम। तो आपको जो है इसके आगे जो है आपको हम कल बताएंगे।